दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौभाग्य गौतम एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके अंडर जो 6 डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या कार्डरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का। अब आप पूछोगे कि सर एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है? तो कोई बात नहीं, आपको एक एग्जांपल देकर बता देते हैं। दोस्तों, आपने पॉलिटी में तो ये ज़रूर पढ़ा होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। यानी कि जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन होल्ड करेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का भी चेयरमैन बन जाएगा। तो वैसे ही जो भी व्यक्ति चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होगा वो ऑटोमेटिकली ही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का भी हेड बन जाएगा। दोस्तों, यही डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये फिस्कल पॉलिसी बनाता है और यूनियन बजट को भी ये प्रेजेंट करता है, इंक्लूडिंग दी रेलवे कंपोनेंट ऑफ द बजट। दोस्तों, पहले जो यूनियन बजट और रेलवे जो बजट था वो दोनों अलग अलग पब्लिश होते थे, लेकिन अभी यूनियन बजट और रेलवे बजट दोनों ही साथ में ही प्रेजेंट किए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। अब इधर एक टर्म यूज़ की गई है फिस्कल पॉलिसी। तो दोस्तों, हम दो टर्म्स इकोनॉमी में पढ़ते हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई की तरफ से होती है, यानी कि आरबीआई डिसाइड करता है, आरबीआई उसको प्रिपेयर करता है। और जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी दे देता हूँ। देखिए, आरबीआई के पास एक टारगेट होता है कि जो इन्फ्लेशन है देश में, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, अगर उसको साफ लफ्ज़ों में बोलूँ, जो इन्फ्लेशन है उसको यानी कि 4 ± 2 के बीच में रहना चाहिए। तो आरबीआई के पास ये टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन को 2 से लेकर यानी कि 2 से कम नहीं होनी चाहिए इन्फ्लेशन, और 6 से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए। 6% से 2% से कम इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए और 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन इंडिया में नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं 4 ± 2। तो आरबीआई के पास ये टारगेट रहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें। तो उसके लिए आरबीआई कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, फिर उसके बाद रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट एट्सेट्रा। ये सब आरबीआई के पास टूल्स होते हैं। तो वैसे ही जो फिस्कल पॉलिसी है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की देश में पैसे को कैसे खर्चा करना है और कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, कैसे मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे रेज़ करने हैं। तो उसके लिए ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ये फिस्कल पॉलिसी बनाती है। इन शॉर्ट, फिस्कल पॉलिसी जो भी एक्सपेंडिचर और जो भी रेवेन्यू होगा देश में उससे डील करती है। ओके, तो ये आप याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही बजट बनाती है और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही फिस्कल पॉलिसी बनाती है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑल्सो प्रिपेयर्स द बजट फॉर द यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेचर एंड फॉर स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल। यानी कि जिन भी स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल होता है स्टेट इमरजेंसी। तो जिस भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा होता है तो उस स्टेट की जो बजट होता है वो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही प्रिपेयर करता है। और जो यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेचर, देखिए इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसमें से सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज़ में ही लेजिस्लेचर है, एक दिल्ली, एक पौंडीचेरी और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो जिन भी यूनियन टेरिटरीज़ में लेजिस्लेचर होता है उनका बजट भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही प्रिपेयर करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंसेस द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स। Department of Economic Affairs maintains a website www.pppinindia.gov.in to provide information related to public-private partnership.
तो दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस कर लेते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आती हैं। एक है फाइनेंस कमीशन, एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंस कमीशन के बारे में हम अपने पॉलिटी के लेक्चर्स में भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर भी ले लेते हैं। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। इसके पास क्वासी जुडिशल पावर्स भी होती हैं। क्वासी जुडिशल पावर्स मतलब पूरी की पूरी जुडिशल पावर्स नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत इसके पास जुडिशल पावर्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये समन भेज सकता है किसी को, और इसके जो मेंबर्स हैं उनकी रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। इसका एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं इसके। अब हम पढ़ेंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे बिफोर द यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज़ प्रेजेंटेड। यानी कि जब बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करना, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का काम है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये नाइदर ए स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है और इसके मेंबर्स जो हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं उन सभी के चीफ्स जो हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। उनके नाम RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA, IBBI, इन सभी के जो चीफ्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। और एक गवर्नमेंट कंपनी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सिक्योरिटी मिंटिंग एंड प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी इसी के अंडर आती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो 1 रुपये का नोट होता है और जो कॉइन्स होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसके अंदर भी ये जो कंपनी है सिक्योरिटी मिंटिंग एंड प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1 रुपये का नोट और जो भी जितने भी कॉइन्स होते हैं वो ये छापती है। और आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ, जितने भी नोट्स होते हैं हमारे इंडिया में वो RBI उसको प्रिंट करता है और उसके ऊपर साइन जो होते हैं वो RBI के गवर्नर के होते हैं। लेकिन जो 1 रुपये का नोट होता है उसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी IAS जो होता है उसके साइन होते हैं। तो ये आप याद रखना है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो 1 रुपये का नोट होता है उसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है। अब हम दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो होता है, फ्रॉम इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, रिक्रूटेड बाय UPSC, प्रिपेयर्स एस्टिमेट्स ऑफ हाउ मच मनी टू बी स्पेंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, इसके बारे में हम एक और लेक्चर बनाएंगे। उस लेक्चर का मैं नाम रख दूँगा 3 अकाउंट्स रिलेटेड टू द बजट। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे एक कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया, एक पब्लिक अकाउंट और एक कंटिजेंसी फ़ंड ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में जानने के लिए आप मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसका वेट करिए। मैं अपने चैनल में वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो कुछ वेब पोर्टल्स भी हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर हैं। एक यही PFMS और एक भारत कोश। ये भारत कोश जैसे जो योजना कुरुक्षेत्र है ना, जो मैगज़ीन्स आती हैं, बस यही जो है ये डिपार्टमेंट प्रिंट करता है उनको। फिर उसके बाद आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे कमाना है गवर्नमेंट ने। तो आपको ये तो इतना तो पता होगा कि गवर्नमेंट पैसा बहुत सारे तरीके से कमाती है, जैसे टैक्स लगा के और कुछ करके। तो वो सब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देखता है। 2 बॉडीज़ होती हैं इसके अंदर, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जिसको मैंने CBDT लिखा है, और एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दोस्तों डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। तो फ़िलहाल आपको मैं ये बता देता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे कि किसी की इनकम पे लगा इनकम टैक्स, वो एक डायरेक्ट टैक्स है। और जैसे जो GST लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आप GST जमा करवाने खुद तो नहीं जाते गवर्नमेंट के पास, तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पर लेकिन इनकम टैक्स आपको खुद जमा करवाना पड़ता है, तो वो एक डायरेक्ट टैक्स है। और इसके साथ कुछ सबऑर्डिनेट ऑफिसेस या कुछ
डिपार्टमेंट्स भी हैं, जैसे कि ईडी। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जो केजरीवाल की, ईडी की, तो वही ये वही ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो इन्फोर्स करती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फैमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और दूसरे ऑफिसेज भी हैं, जैसे सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और एक कंपनी भी है GSTN यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। तो अब आप पूछोगे नॉन प्रॉफिट कंपनी क्या होती है, तो आपको बता देता हूँ। एक नॉन प्रॉफिट कंपनी वो होती है जो जितना भी प्रॉफिट अगर वो कंपनी कमाए तो वो उस अपनी ही कंपनी में दोबारा से री इन्वेस्ट कर देती है। एक और नॉन प्रॉफिट कंपनी की एग्जांपल आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपने NPCI का नाम तो सुना ही होगा, जो UPI वाली जो हम पेमेंट्स करते हैं। तो NPCI भी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, यानी कि जितना भी पैसा वो कंपनी कमाती है, जितना भी उसको प्रॉफिट होता है, वो दोबारा से री इन्वेस्ट अपनी ही कंपनी में कर देती है। उसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी। अब चौथा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाने का काम करती है और वेरियस स्कीम्स जो है ये वो चलाते हैं। तो ये जो स्कीम्स है इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें हम ये विस्तार से पढ़ेंगे। एक ये स्कीम है जन सुरक्षा योजना, अभी इसको कहते हैं जन धन से जन सुरक्षा। इसके अंडर 3 सब स्कीम्स हैं, एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और एक प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। तो इन सबको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। दूसरा एक तो ये था जन धन से जन सुरक्षा, दूसरा मुद्रा योजना, तीसरा PM वया वंदना योजना और एक चौथा स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का इंडिया में काम करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस कर लेते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर है। एक तो आ गया फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और एक गवर्नमेंट कंपनी भी है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। अब हम 5th डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये देखता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना शेयर होल्डिंग कम कर लेती है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर देती है जब गवर्नमेंट कंपनीज़ का। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? DIPAM। अब लास्ट डिपार्टमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। दोस्तों, आप सभी ने कुछ कंपनीज़ के बारे में तो सुना होगा जिनके आगे मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न कुछ लगता है। तो बस ये जो डिपार्टमेंट है पब्लिक एंटरप्राइजेज, यही डिपार्टमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है ये रत्ना स्टेटस देने के लिए इन सब कंपनीज़ को। कुछ मैंने महारत्न कंपनीज़ लिखी हैं जिनको महारत्न स्टेटस मिला हुआ है, जैसे भेल, कोल इंडिया हो गया, गेल हो गया, एट्सेट्रा। तो ये और नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन जो NLMC है वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर है। ये PYQ भी आया UPSC में, तो ये मैंने ऊपर PYQ रेड पेन से लिख दिया है। सो दोस्तों, ये थे सभी 6 डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर करेक्ट कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।